नमस्ते, मेरा नाम है विपुल और xcricketer.com नाम से मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है EXXRICKETER.com और इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सभी पर मेरे चैनल @EXXRICKETER@X_cricketer के नाम से हैं। इतिहास माला की श्रृंखला के अंतर्गत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास के बारे में शुरू से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसमें जिन किताबों का सहारा लिया है और नोट्स बनाए हैं तो उनके नाम मैं आपको बताए दे रहा हूँ। एक तो ये है पारजीटर महोदय की एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। द लाल की है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। जयचंद विद्यालंकार की है भारतीय इतिहास की रूपरेखा। सत्यकेतु विद्यालंकार की है भारत का प्राचीन इतिहास। काशी प्रसाद जायसवाल की है अंधकार युगीन भारत, हिंदू पॉलिटी, मनोरंजन याज्ञवल। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत पुराण का सहारा लिया गया है। दास की है ऋग्वेदिक इंडिया। पिगॉट की है प्री हिस्टोरिक इंडिया। संपूर्णानंद की आदेश और म्योर, टेलर और रेगोजिन, इनकी भी किताबें हैं जिनमें जो है म्योर की है ओरिजिन संस्कृत टेक्स्ट और टेलर की है द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। रेगोजिन की है वैदिक इंडिया और संपूर्णानंद का है आर्यों का आदेश और पैवेजी की भी एक किताब है। तो अब इसमें शुरू करते हैं हम लोग। तो बात हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि जब भारत का प्राचीन इतिहास लिखा जा रहा था तो जो इन्होंने लिखा है पाश्चात्य इतिहासकारों ने, तो ये बौद्ध के युग के पहले नहीं जा रहे थे किसी भी हालत में। और चूँकि बौद्ध अनुश्रुति और जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं संस्कृत के, इनमें कई जगह पे बहुत मतभेद है, तो इन लोगों ने बिल्कुल भी इसको मानना स्वीकार नहीं किया। पारजीटर महोदय एक थे जो इतिहासकार भी थे और ICS थे, ICS थे जो भी थे उसमें, मतलब प्रशासनिक सेवा में थे। तो इन्होंने अनुशीलन किया, तो इन्होंने ये निकाला, जैसा कि मैंने तितक्रम की समस्या में बताया और इतिहास पुराणों की महत्ता के संबंध में आया, इन्होंने स्थापित किया कि संस्कृत साहित्य को आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में धार्मिक ग्रंथ जिनमें वेद और उपनिषद हैं, दूसरे भाग में पुराण जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। पुराणों का संकलन सूतों ने किया था और इसमें आर्यों के राजवंश की गाथा सुरक्षित है। पारजीटर ने किताब लिखी है टेक्स्ट ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ द कलिएज और एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, दो ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। काशी प्रसाद जायसवाल ने अच्छा काम किया इसमें और काफ़ी हैं, किरफेल हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो कुल मिला के बाद में ये हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर प्रधान, डॉक्टर हेमचंद चौधरी पौराणिक अंश का इन्होंने उपयोग किया। और अब तो ये माना जा रहा है कि पुराणों में जो है वो वास्तविक इतिहास है। तिथिक्रम का मतभेद अभी भी है और वो इतनी आसानी से सुलझेगा भी नहीं। तो हम तिथिक्रम में नहीं जाएंगे ज़्यादा। हम शुरू करते हैं कि आर्यों जो हमारे आर्य हैं या जिनको हमारे कहते हैं, या जो हमारा इतिहास है धार्मिक ग्रंथों का, या जो भारत देश का इतिहास है, कहाँ से सही से ये चालू होता है। तो ये सबसे पहले तो ये कथा एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है और उसमें भी है, महाभारत में भी, कि सबसे पहले राजा जो बने हैं मानवों के, वो मनु थे, वैवस्वत मनु। तो यहीं से हम लोग माना जा सकता है कि यहीं से राज्य तंत्र की शुरुआत हुई है कि उस समय पौराणिक अनुश्रुति की अराजक दशा हो गई थी। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती थी, मांस न्याय जिसको कहते हैं, उसी तरीके से बलवान लोग निर्बलों को नष्ट कर रहे थे। तो सब हाहाकार मचा हुआ था। तो सब लोगों ने इसके साथ परेशानियों का, एक व्यक्ति को अपना राजा सुना, उसका नाम मनु था और उसका आदेश का पालन स्वीकार किया और मनु को अपनी उपज का 1/6 भाग देना स्वीकार किया, जो आइडियल है, अभी भी आइडियल मानी जाती है राजतंत्र के लिए, कि छठा हिस्सा आप टैक्स के रूप में जनता से लेंगे, इससे ऊपर नहीं। होता नहीं है हालांकि। तो ये कौटिल्य शास्त्र में भी ये बात कही गई और महाभारत में भी ये बात कही गई। ग्रीक अनुश्रुत में भी ये है कि इस तरीके से राज्य बना है, हालांकि उनमें राजा का नाम कुछ दूसरा है। और संविदा जो नहीं है, एक ठेका है जिस तरीके से कहते हैं, संविदा द्वारा राज्य की जो इकरारनामा द्वारा राज संस्था के प्रादुर्भूत होने की कल्पना जो है, ये आपके पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी की है। तो अब मनु के थे 8 पुत्र,
तो 8 में 4 का नाम तो स्पष्ट नहीं है, 4 का नाम स्पष्ट है और उन्होंने 4 राज्यों की स्थापना की। वैसे उनके एक कन्या थी और 8 पुत्र था। कन्या का नाम था इला। और जो भारतवर्ष के 2 महत्वपूर्ण जो राज्य वंश हुए हैं वो मनु से ही निकले हैं। एक को आप मानव वंश मान सकते हैं, एक को एल वंश। मानव वंश मतलब सूर्यवंश और एल वंश मतलब चंद्रवंश। तो मनु के 8 पुत्र थे। मनु ने अपने राज्य को अपने पुत्रों में बांटा। सबसे बड़े पुत्र का नाम था इनका इक्ष्वाकु, जिनके वंशज राम हुए उसके पहले मानदाता थे। मध्य देश के राजा बने इक्ष्वाकु और इसकी राजधानी अयोध्या थी। उसके बाद में इसी वंश को आगे इक्ष्वाकु, मानव और सूर्यवंश के नाम से जाना गया। इसी में आगे चल के राजा दिलीप हुए हैं, राजा रघु हुए हैं, राजा दशरथ हुए हैं, राजा राम हुए हैं। मनु के एक दूसरे पुत्र उनका नाम था नेदिष्ट। नेदिष्ट को पूर्व की तरफ तिरहुत का राज्य मिला। तिरहुत नाम याद रखिएगा। इसी वंश में आगे चल के राजा वैशाल हुआ, जिसने राजधानी वैशाली नाम की नगरी बसाई, जो वैशाली बहुत महत्वपूर्ण थी बौद्ध युग में। और बौद्ध युग में ये लिच्छवियों की राजधानी थी। बौद्ध युग में वैशाली नाम की बहुत प्रसिद्ध थी। इसके जो अब अवशेष हैं ये उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक जगह पे पाए जाते हैं। मनु का एक तीसरा पुत्र था, उसका नाम था करुष। तो उसने कारुष राज्य की स्थापना की, जो अभी ये शायद इसमें बघेलखंड लिखा है, ये कहाँ है मुझको एग्जैक्ट नहीं पता है। और एक मनु के एक और पुत्र थे शर्याती। इन्होंने जो है दक्षिण में आधुनिक गुजरात जो इस समय है वहाँ पे अपने राज्य की स्थापना की। शर्याती के पुत्र का नाम था अनर्थ और ये बहुत प्रतापी राजा था। तो उस देश का नाम ही अनर्थ पड़ गया। तो गुजरात का नाम शायद अनर्थ था पहले। और अनर्थ जो था, अनर्थ देश की राजधानी द्वारिका थी। द्वारिका का एक नाम कुशस्थली भी था। फिर वैवस्वत मनु के ये 4 पुत्र प्रसिद्ध हुए हैं, इक्ष्वाकु, नेदिष्ट, शर्याती और करुष। ये 4 बड़े शक्तिशाली राज्यों के संस्थापक हुए हैं। और 4 और पुत्र भी थे, लेकिन वो अधिक प्रसिद्ध नहीं रहे और उनके नाम भी स्पष्ट नहीं मिलते हैं। इक्ष्वाकु के और भी पुत्र थे बहुत, और उन्होंने पृथक राज्य भी स्थापित किए। अब ये पुत्र थे या उनके वंशज थे, इनके बारे में स्पष्ट नहीं है। एक थे विकुच्छि। तो इक्ष्वाकु के बाद विकुच्छि अयोध्या की राजगद्दी पे बैठे हैं। और इक्ष्वाकु के छोटे पुत्र थे निमि। और निमि ने अयोध्या और वैशाली के बीच में एक अन्य राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी थी मिथिला। मिथिला आप जान रहे हैं, वो माता सीता की नगरी। इसी नगरी का नाम निमि के वंशज थे मिथि। मिथि के नाम पर ये मिथिला पड़ा। और इस तरह मनु के पुत्रों और वंशजों ने भारत के विविध प्रदेशों में अपने विविध राज्य स्थापित किए थे। तो पुत्र का अभिप्राय यहाँ पुत्र भी हो सकता है और वंशज भी हो सकता है। तो ये स्पष्ट नहीं है कि पुत्र थे कि वंशज थे, लेकिन मतलब थे तो उन्हीं के वंश के। और इनके जो मनु के जो पुत्र थे, इनके समय पे भारत में राज्यों का विस्तार पूर्व में वैशाली तक हो चुका था, दक्षिण में द्वारिका तक हो चुका, इधर पश्चिम में द्वारिका तक हो चुका था और पूर्व में वैशाली तक हो चुका था। और मतलब इस समय तक जो आप आर्य रेस कहे, जो तत्कालीन पहचान इतिहासकार ने आर्य रेस, आर्यन रेस कही है, उसका विस्तार हो चुका था काफ़ी। मेरा यहाँ पे अभिप्राय ये है कि आर्य और द्रविड़, देखिए एक तो अलग अलग थे, वो कोई भी कहे वो सत्य बात है कि आर्य और द्रविड़ रेस अलग हुई थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता आर्य बाहर से आए या अंदर से आए। मैं केवल यहाँ पर जो आर्यों की वंशावली है उसको पढ़ रहा हूँ। तो अब मैंने मनु के ये पढ़ दिए हैं। इसके बाद अब दूसरे में वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।